हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड। व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षक की भूमिका निर्देशक की न होकर परामर्शदायी होती है। यतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उसे क्या सीखना है। यह है शाश्वतवाद, प्रगतिवाद, सारग्रहितावाद, पुनर्रचनावाद। एनटीए द्वारा यह प्रश्न विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशिष्टताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, ध्यानाकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्य से संसूचित करना, उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना तथा पूर्वापेक्षित अधिगम के प्रत्यास्मरण को उद्दीप्त करना, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ABC, केवल BCD, केवल ABE, केवल CDE। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल A, B और E। अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। यह अधिगमकर्ता को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों के अवधारणाओं को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करता है। अतः दिए गए सूचियों से शिक्षण की परोक्ष रणनीति के अंतर्गत शिक्षण अधिगम से संबंधित निम्नलिखित पहचान है। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से संदर्भ के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन, शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय परक प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नांकित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। अपसारी प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न, स्वप्रत्यय आधारित प्रश्न, निम्न स्तरीय प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। सही विकल्प देखिए। ACE, BCD, CDE और BDE। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, A, C और E। प्रश्न एक प्रकार का वाक्य है जिसके उत्तर की संभावना होती है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं जिनमें प्रक्रिया प्रकार वाले प्रश्न निम्न हैं। अपसारी प्रश्न, संप्रत्यय आधारित प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं। कथन 2, मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्णरूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्नक की तरह पाई जाती है। उपर्युक्त कथनों में निम्नांकित विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही है। विश्वसनीयता एक ही विधि द्वारा
बार बार एक ही परिणाम आने के बारे में है, किंतु वैधता यह बताने के बारे में है कि किसी विधि द्वारा परिणाम कितना सही आया है। उच्च विश्वसनीयता यह दर्शाता है कि यह विधि मूल्यांकन उपकरण में वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए देखिए, शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो स्थान सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष होती हैं, उन्हें औपचारिक की संज्ञा दी जाती है तथा ये विहित नियम एवं पद्धतियों से सृजित होती हैं। तर्क आर देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं क्योंकि वे विहित प्रक्रियाओं द्वारा सृजित होते हैं। ऑप्शन चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही है परंतु आर, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। मुक्त विश्वविद्यालय और गैर औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उदाहरण हैं क्योंकि यह नम्य और औपचारिक तथा अनौपचारिक के मध्य रास्ते को अपनाता है। यह सुनियोजित, संगठित और क्रमवार संचालित होता है, बिना रूढ़िवादी नियम विनिमय और नियत बिंदु जैसे उम्र, समय और अनुसूची के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में से कौन है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? अनुभव की विधि, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि समय एवं प्रयास की दृष्टि से शोधकर्ता के लिए मितव्ययी है। शोध निर्देशक प्रायः एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो शोधकर्ता को शोध समस्या के चयन से लेकर थीसिस लिखे जाने तक की पूरी शोध के दौरान कई चरणों में सहायक सुझाव देता है। निम्नांकित प्रदत्त सूची से उन विशेषताओं को संसूचित करने वाले कथनों को चुनिए जो गुणात्मक शोध प्रतिमान से संबंधित हैं। प्रतिभागियों, ए देखिए, यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं के अवबोध से संबंधित है। यह चरों के मध्य संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसरित होता है तथा सीमित तथा मापित सामाजिक तथ्यों में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होता है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है तथा शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। यह प्रक्रिया से संबंधित है, न कि परिणामों या उत्पादों मात्र से। यह सार्वभौम संदर्भ रहित सामान्यीकरणों के प्रतिपादन का प्रयास करता है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ओनली, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी और डी सी डी ई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए, सी और डी गुणात्मक शोध प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह शोध प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य सामाजिक घटनाओं के अवबोध से संबंधित है। यह वास्तविक परिदृश्य में संचालित होती है जो आधार सामग्री का प्रत्यक्ष स्रोत है और शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण साधक है। यह प्रक्रिया से संबंधित है, अपेक्षाकृत परिणामों या उत्पाद मात्र से नहीं। यह कोमल प्रदत्तों का प्रयोग करता है अर्थात इसमें प्रदत्त शब्दों व चित्रों का स्वरूप लिए होते हैं। यह आगमनात्मक तर्क शोध उपागम का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के अंतर्गत निराश्रित चर के संभव प्रभाव जांचने एवं आकलित करने हेतु एक निष्पत्ति परीक्षण का प्रयोग करता है। परीक्षण से मिले प्राप्तांकों का विवरण ऋणात्मक विषमता वाला है। इसके आधार पर परीक्षण के कठिनाई स्तर के बारे में कौन सा कथन दिया जा सकता है? परीक्षण अत्यंत सरल है, परीक्षण अत्यंत कठिन है, परीक्षण न तो सरल है न ही कठिन है, परीक्षण सरल है और इसके सामान्यीकरण की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब चर का वितरण ऋणात्मक विषमता वाला होता है तो निष्पत्ति परीक्षण का कठिनाई स्तर अत्यंत सरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, एक शोधकर्ता को सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को चोट पहुंचाने पर बगैर कोडल औपचारिकताओं का पालन करना है। तर्क देखिए, हालांकि प्रदत्त संग्रहण, प्रदत्त विश्लेषण और प्रदत्त की विवेचन व्याख्या के संदर्भ में आचार संहिता की दृष्टि से आघात पहुंचाने की पर्याप्त गुंजाइश है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है, सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। शोध नैतिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक शोधकर्ता को शोध के सभी चरणों में नैतिक और आचार संबंधी मानकों को ठेस पहुंचाए बिना नैतिक औपचारिकताओं का पालन करना होता है। हालांकि प्रदत्त संग्रहण, विश्लेषण और व्याख्या में संदर्भ में आचार संहिता के उल्लंघन की संभावना रहती है, इसलिए इन चरणों में शोधकर्ता को अधिक सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में निम्नांकित में से किन चरणों में आईसीटी समर्थन के विनियोजन की गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक है? यहाँ देखिए आईसीटी है, समस्या प्रतिपादन, परिकल्पना निर्माण, प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण, प्रदत्त निर्वहन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी डी सी डी और डी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल सी और डी। प्रदत्त संकलन, प्रदत्त विश्लेषण। शोध के प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण चरणों में आईसीटी के अनुप्रयोग का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। प्रश्नावली में ईमेल करके, ऑनलाइन सर्वे कराकर शोध संबंधित प्रदत्त संकलन में आईसीटी की सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा विभिन्न पारमितिक तथा अपरामितिक परीक्षणों तथा विभिन्न जटिल सांख्यिकी गणनाओं में कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर उपलब्ध पैकेजों का प्रयोग विश्लेषण प्रक्रिया को आसान बना देता है। निम्नांकित परिच्छेद को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रिचर्ड बेकर्ड के अनुसार रूपांतरण से तात्पर्य किसी महत्वपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन है। इस रूपांतरण की कुछ विशिष्टताएं हैं जो अन्य प्रकार की तब्दीलियों से भिन्न होती हैं। प्रथम, बेकर्ड के अनुसार यह संगठन की आकृति, संरचना एवं प्रकृति की दृष्टि से सारभूत एवं असंशक्त परिवर्तन का सूचक है, न कि विद्यमान परिस्थितियों में वृद्धिशील समायोजन एवं परिष्करण का। इस प्रकार के असंशक्त परिवर्तन का उदाहरण होगा जबकि कोई फर्म उत्पादन उन्मुख न होकर
उपभोक्तापरकता की ओर परिवर्तित हो जाती है। अन्य उदाहरण दो संगठनों का विलय होगा। दोनों ही उदाहरणों में संगठन की आकृति तेज बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। उत्पादन उन्मुखता उपभोक्ता परक में तब्दील होने वाले संगठन के लिए यह जरूरी होगा कि उनमें प्रबल रूप से विकेंद्रीकरण और शक्तियों का प्रत्योजन हो। विलय में पूर्णतः नवीन भूमिकाएं एवं कर्मकारी संबंध बनेंगे। रूपांतरण की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत संगठन से बाहरी न कि आंतरिक शक्तियों द्वारा परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। इसका विशिष्ट उदाहरण होगा जब कोई संगठन बाजार की शक्तियों या उद्योग के दबावों की प्रतिक्रिया में प्रतिद्वंदी कार्यों एवं विनियात्मक परिवर्तनों के लिए एक प्रकार्यात्मक से अनुभागीय संरचना की ओर बदलता है। संपत्ति वैश्वीकरण संगठनात्मक रूपांतरण हेतु अत्यंत शक्तिशाली बाह्य ताकतों में से एक है। रूपांतरण की तीसरी विभेदक विशेषता यह है कि इसमें बदलाव गहन एवं व्यापी होता है, न कि सतही और समाविष्ट कोटि का। यह परिवर्तन संगठन के सभी भागों को प्रभावित करता है तथा यह कई स्तरों पर होता है। विकेंद्रीकरण डाउनसाइजिंग तथा भौगोलिक दृष्टि से कार्यों का पुनर्निर्धारण इसके उदाहरण हैं। इससे संरचनात्मक संबंध गहरे और व्यापक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। अंततः यह रूपांतरण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नए रूप से अपेक्षित कार्य समुच्चय की ओर बढ़ता है और न कि वर्तमान में प्रचलित व्यवहारों सांचों द्वारा। इसके उदाहरण हैं संगठन के मानकों एवं संकेंद्रित मूल्यों में परिवर्तन, जो अधिग्रहण, अविनियमीकरण और निजीकरण अथवा बड़े पैमाने पर रणनीतिक पुनर्स्थापना जैसे उत्पादन कुशलता के प्रति जोर न देकर उपभोक्ता सेवाओं के प्रति रणनीति बनाना। हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया है। आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। संगठनात्मक संरचना में रूपांतरण किस प्रकार का परिवर्तन है? वृद्धिशील, असंशक्त, परिष्करण, एक बारगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असंशक्त। संगठनात्मक संरचना में रूपांतरण असंशक्त परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो संगठनों का विलय होता है तो इसका परिणाम है संगठनों का स्वरूप बदलेगा, उत्पादन उन्मुखता यथावत बनी रहेगी, सत्ता का आमूलचूल विकेंद्रीकरण, असंशक्त परिवर्तन नहीं घटित होता है। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, केवल ए और सी। संगठन का स्वरूप बदलेगा और असंशक्त परिवर्तन नहीं घटित होगा। जब दो संगठनों का विलय होता है तो इसका परिणाम है संगठन का स्वरूप बदलेगा, सत्ता का आमूलचूल विकेंद्रीकरण, बाजार की शक्तियों के दबाव का परिणाम हो सकता है। भूमिकाओं के प्रत्यक्षीकरण में विकृति, प्रकार्यात्मक संरचना में परिवर्तन, अनुभागिक संरचना में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी कारकों का अविनियमीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आनुभागिक संरचना में परिवर्तन, बाजार की शक्तियों में दबाव का परिणाम आनुभागिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है। संगठनात्मक रूपांतरण के मुख्य स्तर क्या हैं? स्वरूप अल्पीकरण, जिसको डाउनसाइजिंग कहते हैं, भौगोलिक पुनःस्थितीकरण, समाविष्ट परिवर्तन, बाह्य ताकतों को शक्ति, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और सी।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल ए और बी। स्वरूप अल्पीकरण और भौगोलिक पुनः स्थितीकरण। संगठनात्मक स्वरूप के मुख्य स्तर हैं स्वरूप अल्पीकरण और भौगोलिक पुनः स्थितीकरण। संगठनात्मक रूपांतरण क्या अपेक्षित है? संगठनात्मक रूपांतरण के लिए क्या अपेक्षित है? सदस्यों के प्रचलित व्यवहार का सुदृढ़ीकरण, मानकों एवं संकेंद्रित मूल्यों में बदलाव, उत्पादन कुशलता की रणनीति, संरचनात्मक अनुव्यापी संबंध। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संगठनात्मक रूपांतरण के लिए मानकों एवं संकेंद्रित मूल्यों में बदलाव अपेक्षित होता है। मीडिया अपील का अनुक्षेत्र किस मुद्दे से संबंधित है? ज्ञान, अधिगम, विविधिकता, संवेग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मीडिया अपील संवेगों से संबंधित है। मीडिया अपील का अनुक्षेत्र संवेग से संबंधित है। संवेग अपील चैनलों जैसे दृश्यों, रंगों, कहानियों, संगीत आदि के माध्यम से जैसे टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों की भावनाओं को छूने का प्रयास किया जाता है। कक्षागत परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष विद्यार्थियों को एक अच्छा श्रोता बनाएगा? ध्यान विकसित होने की क्षमता, ध्यान केंद्रण, अवबोध की इच्छा, संवेगात्मक विस्फोट, जानने संबंधी विनम्रता, दूसरे पक्ष की उपेक्षा करना। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन डी ई एफ, ऑप्शन बी सी ई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी सी ई। बी सी ई। ध्यान केंद्रण, अवबोध की इच्छा, संवेगात्मक विस्फोट। कक्षागत परिवेश में किसी विद्यार्थी को एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आवश्यक है कि वह ध्यान केंद्रित रहे, अवबोध की इच्छा रखे, जानने के लिए विनम्रता बरते, शिक्षक के प्रति सहानुभूति और शिक्षण के प्रति स्वीकार्यता बनाए रखे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन देखिए, शिक्षक के दो प्रमुख कार्य अनुक्षेत्र हैं शिक्षा शास्त्र की जानकारी तथा सामाजिक अंतरक्रिया। इन दोनों कार्यों को महत्वपूर्ण बनाने हेतु संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए और आर, कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही नहीं हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन ए और दो दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षा शास्त्र की जानकारी तथा सामाजिक अंतरक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। इन दोनों कार्यों की सफलता के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। श्रोताओं के प्रकार और उनकी विशेषताएं। अकुशल श्रोता, अकुशल श्रोता, आक्रामक श्रोता, निष्क्रिय श्रोता, प्रतिभासी, बौद्धिक। दूसरों को डराते हैं, वक्ता से आसानी से सहमत हो जाते हैं, विचारों का श्रवण करते हैं लेकिन उनमें कोई भाव नहीं होता, और बारंबार उचट जाना। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अकुशल श्रोता बार बार उचट जाना। आक्रामक श्रोता दूसरों को डराते हैं। निष्क्रिय श्रोता अपनी वक्ता से आसानी से सहमत हो जाते हैं। प्रतिभाषिक बौद्धिक श्रोता विचारों का श्रवण करते हैं लेकिन उनमें कोई भाव नहीं होता है।
इसे प्रतिभाषिक बौद्धिक श्रोता कहते हैं। भारत में शैक्षिक संप्रेषण उपक्रमों के संदर्भ में निम्नांकित सही कालानुक्रम क्रम बताइए। कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, व्यास, ज्ञानवाणी। सही उत्तर चुनिए। ABCD, BCDA, DABC, ADBC। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ADBC। सबसे पहले आया था कृषि दर्शन 1996 में। इसके बाद ज्ञान दर्शन, फिर आता है ज्ञानवाणी, इसके बाद आता है DD व्यास 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं के वर्ग का अंतर 84 है। इन दोनों क्रमिक सम संख्याओं का योग क्या है? तो मान लीजिए कि दो जो क्रमिक संख्याएं हैं वह x और 2x हैं, तो इसको इस प्रकार हल कीजिए। देखिए ऑप्शन है 34, 38, 36 और 42। x प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 84। तो जब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 84। यह आएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 84। और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 84 माइनस 4x इक्वल टू 80। अब 4 से 80 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा x इक्वल टू 20। अब हम लोग दोनों क्रमिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या थी x और दूसरी संख्या थी x प्लस 2, तो हम लोग योग ज्ञात करते हैं। x इक्वल टू 20 आया था, तो 20 प्लस 20 प्लस 2, 20 प्लस 20 प्लस 2 इक्वल टू 42। 42 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगले अंक की पहचान कीजिए। 0 से 8, 8 से 24, 24 से 48। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ देखिए 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, 6 इंटू 8 इक्वल टू 48 और 6 इंटू 10 इक्वल टू 80। मिस्टर एक्स की आयु 40 वर्ष है और मिस्टर वाई की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 3:4 था? 15 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, 20 ईयर और 30 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए और लगा लीजिएगा। इसको मान लेने से यह सवाल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक्स की आयु और वाई की आयु, फिर इसके बाद इसमें से इसको पक्षांतर करके हम लोग एक्स और वाई की आयु निकाल लेंगे। इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी में एक निश्चित स्थान से दो नौकाएं क्रमशः नदी की धारा के विपरीत और नदी की धारा की ओर प्रस्थान करती हैं। जलधारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है। इन दोनों नौकाओं में से प्रत्येक नौका की गति स्थिर जल में 15 किमी प्रति घंटा है,
तो 12 मिनट के पश्चात दोनों नौकाओं के बीच दूरी होगी। 3.6 किमी, 5.6 किमी, 6 किमी और 72 किमी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 6 किमी। माना नौका ए की धारा विपरीत दिशा में नौका बी की धारा से दिशा में प्रस्थान करती है। नौका ए और नौका बी की चाल स्थिर जल में 15 किमी प्रति घंटा है। किमी प्रति घंटा 15 को निकालेंगे तो आ जाएगा 15/16। यह आ जाएगा 0.25 किमी पर आवर। और जल की धारा का चाल निकालेंगे तो यह 0.05 किमी आएगा। इसी प्रकार हम लोग दोनों नौकाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसको जोड़ने पर 6 किमी हमारा राइट आंसर आने वाला है। निम्नलिखित में से वर्ण क्रमों पर गौर कीजिए और अगले पद की पहचान कीजिए। ACE, FHJ, KMO। आप देख सकते हैं ACE। इसके बाद है FHJ। तो यहाँ से A से F के बीच की दूरी 5 है, C से H की दूरी 5 है और G से E से J की दूरी 5 है। मतलब +5 होते गया है और लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है PRT। तो PRT ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एपिस्टीम तथा डोक्सा संभव एवं वास्तविक जीव, व्यवहारिक एवं पारमार्थिक, तार्किक एवं वास्तविक। इधर है दार्शनिक अरस्तु, हेगेल, शंकर, प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एपिस्टीम तथा डोक्सा प्लेटो का है, संभव एवं वास्तविक जीव अरस्तु का है, व्यवहारिक एवं परमार्थिक शंकर का है और तार्किक एवं वास्तविक हेगेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निम्नांकित में से कौन सा अभिज्ञान आता है? सही विकल्प चुनिए। अनुमिति, उपमिति, निर्वैकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षीकरण के दायरे से परे निर्विकल्प प्रत्यक्ष अभिज्ञान आता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष को कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यह सीधे मन और आत्मा की अवधारणा से संबंधित है। सुनहला पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूम्रवान है। यह अनुमान कौन सा हेत्वाभास है? आश्रय सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्याव्यक्त सिद्धि, सर्वविचार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आश्रय सिद्धि। जब तर्क में प्रयुक्त गौण पद वास्तविक न हो तब आश्रय सिद्धि हेत्वाभास होता है। जब गौण पद वास्तविक न हो तब मध्य पद इसमें निहित नहीं होता। सुनहला पर्वत वास्तविक नहीं है, यह एक अग्निमय नहीं हो सकता, अतः यह अग्निमय नहीं हो सकता। किसी तर्क वाक्य जिसमें विशेषकर विधेयात्मक होती हैं वह है। उद्देश्य पद वितरित होते हैं परंतु विधेय वितरित नहीं होता है। उद्देश्य और विधेय में कोई भी वितरित नहीं होता है। उद्देश्य और विधेय दोनों वितरित होते हैं। उद्देश्य वितरित नहीं होता परंतु विधेय वितरित होता है। बताइए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
उद्देश्य और विधेय कोई भी वितरित नहीं होता है। सूची 1 का सूची के 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर है अवधारणा और इधर है संप्रदाय। अभाव, अनुपलब्धि, अपोस्यादवाद। इधर है जैन, बौद्ध, वेदांत, न्याय। ऑप्शन मैच कीजिए। अभाव अभाव है न्याय। अनुपलब्धि अनुपलब्धि क्या है? वेदांत। अपो बौद्ध का है। स्यादवाद जैन। तो 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 से 35। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक विषय के कुल अंकों को कोष्ठक में और परीक्षा में 6 विभिन्न विषयों में सप्त छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। इधर है छात्र और इधर है विषय। छात्र में देखिए 7 छात्र हैं और 6 विषय हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सभी 7 विद्यार्थियों द्वारा भौतिकी में प्राप्त किए गए औसत प्रतिशत क्या है? 82.42%, 74.28%, 86.24%, 95.14%। यहाँ पर देखिए भौतिकी में प्राप्त किए गए औसत अंक, यह है भौतिकी और इसको टोटल ऐड कर 7 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल ऐड कर 7 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल ऐड करने पर 520 आ रहा है और 7 से डिवाइड करने पर 74.28%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सभी विषयों में 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए सभी विषयों में 60% और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र मयंक और विमल हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यह है सभी विषय और इसमें 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मयंक और विमल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 2। मयंक का सभी 6 विषयों का कुल प्राप्तांक क्या है? तो अब मयंक का प्राप्तांक देखिए। मयंक का प्राप्तांक देखने के लिए हम लोग सभी विषयों का जो अंक है उसको सभी विषयों का टोटल नंबर मल्टीप्लाई प्राप्त अंक बाई 100 ऐसे करके टोटल अंक निकाल लेंगे। तो टोटल अंक आता है 440। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किस विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है? कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, गणित और भौतिकी। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में किस विषय में प्राप्तांकों की समग्र प्रतिशतता सर्वोत्तम है? यह है कंप्यूटर साइंस, यह है रसायन शास्त्र, भौतिकी, भूगोल, इतिहास और गणित। यहाँ पर प्रतिशतता देखिए इन सबका सबसे अधिक आता है 82.14% कंप्यूटर साइंस का। अतः ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कंप्यूटर साइंस।
आशीष का समग्र परसेंट कितना है? 54, 68, 59.66, 63%। तो आशीष का सभी विषयों का कुल प्राप्तांक, जैसे कि हम लोग अभी निकाले थे मयंक का, उसी तरह आशीष का भी निकाल लेंगे और टोटल निकालने के बाद हम लोग कुल पूर्णांक को ऐड कर लेंगे, कुल प्राप्तांक, कुल पूर्णांक, इसके बाद बाई करके इंटू 100 कर देंगे। यह टोटल परसेंट आएगा 59.66%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएसपी, आईएसपी संक्षिप्त पद का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब पेज एड्रेस के लिए नाम क्या है? डायरेक्टरी, फोल्डर, डोमेन, यूआरएल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यूआरएल। वेब पेज एड्रेस यूआरएल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए देखिए, इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है। तर्क आर है, प्रयोक्ता द्वारा डाटा की सुरक्षा और निजता हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या देखिए, इंटरनेट का प्रयोग करते समय कुछ वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस अपने नियम और शर्तों को स्वीकृत करने को मांगते हैं और प्रयोक्ता बिना पढ़े या समझे उन्हें स्वीकार कर लेता है। अतः भविष्य में इंटरनेट पर डाटा प्रयोक्ता की निजता और सुरक्षा दांव पर होती है, जिसे उन वेबसाइटों या एप्लीकेशनों द्वारा वाणिज्य के लिए या सार्वजनिक रूप से साझा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडिटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उनका अनुरक्षण करना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एडिटर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट कार्य करता है। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से बाहर है? कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह कृत्रिम बुद्धि, जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्स्ट इससे बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधान करना। आगे देखिए, महिला सशक्तिकरण को, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी डी, केवल ए सी डी ई, केवल बी सी डी ए बी सी डी ई और केवल ए बी डी।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल ए, बी और डी। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से निम्न सम्मिलित हैं। अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना, MDG 5, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, MDG 3। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में उनके सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। मीथेन या मेथेन, प्राकृतिक वसा और तेल, शुष्क काष्ठ, हरित काष्ठ। ऑप्शन देखिए, ABCD, ACBD, DCBA, DBCA, DCAB। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऊर्जा स्रोतों की दहन ऊष्मा के संदर्भ में आरोही क्रम पहले हरित काष्ठ होता है, इसके बाद शुष्क काष्ठ होता है, फिर प्राकृतिक वसा और तेल होता है, इसके बाद मेथेन या मीथेन होता है। DCBA इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए देखिए, जैविक ऑक्सीजन की मांग BOD की काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है। तर्क देखिए, एनरोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसको BOD कहते हैं, कि काफी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है, क्योंकि एनरोबिक बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का उपापचय करके मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक खतरनाक अपशिष्टों में शामिल हो सकते हैं पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, अप्रतिक्रियात्मक पदार्थ, संक्षारक पदार्थ। ऑप्शन देखिए, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। केवल ABD, केवल ABCD, केवल B और D, केवल ABCD। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल ABD। ऑप्शन नंबर सी गलत है, अप्रतिक्रियात्मक पदार्थ, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। खतरनाक अपशिष्ट वह कचरा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरा बना रहता है। अत्यधिक खतरा अपशिष्ट निम्न है, पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव पदार्थ, संरक्षक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्रों के ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ज्यामिति, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्क, अलंकार शास्त्र। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ABCD, केवल BCD, केवल CDE, केवल ADE। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल CD और E। यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्न 7 क्षेत्रों को ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। व्याकरण, तर्क, अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के महाविद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति का निर्माण करना होता है। स्वायत्त महाविद्यालय, सामुदायिक महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सामुदायिक महाविद्यालय। एक सामुदायिक कॉलेज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के छात्रों को नौकरी उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है। समुदाय महाविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य व्यापक पैमाने पर कार्य हेतु तैयार जनशक्ति निर्माण करना है। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन संप्रेषण घटित होता है? वीडियो चैट, आभासी कक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विकिस, इलेक्ट्रॉनिक मेल। समकालीन संप्रेषण पूछा है तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ओनली ABC, BCD, CDE, DEA। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, A, B, C। ऑप्शन नंबर डी और ई गलत है। समकालीन संप्रेषण वास्तविक समय में होते हैं जिसमें सभी पक्ष एक साथ सम्मिलित होते हैं। निम्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संप्रेषण घटित होता है, या तो वीडियो चैट, आभासी कक्षा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रश्न पत्र का भी लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। वैयक्तिक स्तर इधर है उच्च शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्र कार्यकरण और प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करना। नेक्स्ट देखो, व्यावसायिक स्तर, तीसरा है संस्थागत स्तर और चौथा है सामाजिक स्तर। इधर देखिए इसकी व्याख्या, हमारे द्वारा अपने लिए अपनाए जाने वाले विकसित किए जाने वाले व्यवहार और नैतिकता का स्तर और उच्च शिक्षा के परिचालन को प्रभावित और सुकर बनाने वाले मूल्य। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थाओं की अवधारणा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों को व्यवहार में लाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैयक्तिक स्तर देखिए, हमारे द्वारा अपने लिए अपनाए जाने वाले और विकसित किए जाने वाले व्यवहार और नैतिकता का स्तर क्या कहलाता है? वैयक्तिक स्तर। उच्च शिक्षा प्रणाली में लोकतांत्रिक कार्यकारण और प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की क्षमता में विश्वास करना, यह व्यावसायिक स्तर कहलाता है। उच्च शिक्षा संस्थाओं की अवधारणा में व्यक्तिगत और व्यावसायिक मूल्यों को व्यवहार में लाना, यह संस्थागत स्तर होता है। सामाजिक स्तर, उच्च शिक्षा में परिचालन को प्रभावित और सुकर बनाने वाले मूल्य सामाजिक स्तर के होते हैं। यहाँ पर हमारा यह पेपर समाप्त होता है। हमने आपको 2020 का यह प्रश्न पत्र भी कंप्लीट करा दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।